जातिवाद इस लोकतंत्र को कहीं न कहीं खोखला करता जा रहा है। जब आपने शुरुआत की थी जनसेवा या राजनीति, जो भी आप इसे कहना चाहें, जब शुरुआत की थी तब ऐसा लगा कि आप सर्व समाज की बात करेंगे और जातिवाद से आप कहीं न कहीं दूर रहेंगे। लेकिन अभी जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी राजपूत कार्ड खेल खेल रहे हैं और सिर्फ़ अपने वोट बैंक के लिए आप ये जातिवाद फैला रहे हैं, जिससे वही आप ये देखिए, मेरे दोनों मुद्दे जो रहे हैं वो सहभागी समाज का और मूल ओबीसी का रहा है। मैंने मेरा जातिगत तो कोई बात ही नहीं करी अभी तक। मैंने जातिगत बात क्या करी, कहीं करी अगर करी कि हमारी परंपराएं हैं कि हमें गरीब की सेवा करनी है, करो। हमारी परंपराएं हैं कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, करो। मैंने तो अपने जाति के नाम पे तो ये 2-3 चीज़ें ही बोली कि भाई धर्म से जुड़े रहो, चरित्र साफ रखो, माँ बाप की सेवा करो, गरीब की सेवा करो, जन्मभूमि से जुड़ो, वापस गांव लौटो, ताकि उन चीज़ों को जिंदा रखा जा सके। यही बात करी मैंने। तो इसमें जातिवाद कैसे आया? नहीं मानते आप कि आप जातिवाद करते हैं कहीं भी? मतलब कोई एक एग्जाम्पल? आप जैसे कई भाषण देते हैं, कई भाषण में आप जिक्र करते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारी शक्तियों को पहचानने की हमें ज़रूरत है। आप कई भाषण में ऐसा कहते हैं। बिल्कुल, यही तो समझा रहा हूँ भाई, हम गाँव में थे। नहीं, इससे ऐसा नज़र आता है कहीं न कहीं कि दूसरा समाज है उसे आप कहीं न कहीं कमज़ोर घोषित करना चाहते हैं इससे, कि वो दबा कुचला समाज है, उसके साथ हम उसके साथ रह के हम भी जो वो कर रहे हैं वो काम हम कर रहे हैं, इसलिए हमें उठना होगा। हम क्या थे, क्या हो गए? नहीं, देखिए, देखने का नज़रिया आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप मेरी कम्युनिटी की बात करें, आप राजपूत समाज की बात करें, तो राजपूत समाज में बचपन से हमने एक चीज़ सीखी कि भाई हमारे जितने पुरखे थे उन्होंने गौ की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और हमने प्राण दिए। हमने गौचर की ज़मीनें छोड़ी, हमने मंदिर बनवाए, हमने सतियाँ जो उस टाइम हुई थी उनकी पूजा करी या उस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा। पुरानी, ये प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़माने में जब जौहर हुआ करते थे वो भी तो सतियाँ थी, तो हमने उस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा। उन ट्रेडिशन को हमने जहाँ ज़िंदा रखा, जहाँ हमने भाई एक गांव बसता था, वहाँ एक मंदिर बनाया जाता था, उस गांव में ब्राह्मण, साध और जितनी मूल ओबीसी की जातियाँ सबको बसाया जाता था और एक बैलेंस हमने इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रखा था। अब हम क्योंकि इस नई व्यवस्था के अंदर हमें रिजर्वेशन नहीं मिला या नौकरियाँ नहीं थी, हमारे पास ज़मीनें नहीं थी, तो हम शहरों में पलायन कर गए। आज की तारीख में करीब 54 लाख, राजस्थान में 54 लाख राजपूत वोटर हैं। करीब 10% के हिसाब से हमारी 85 लाख के आसपास आबादी है। उसमें से आप देखिए 18 से 20 लाख वोटर यहाँ शहर में आके बस गए। आप तो शहर में आके बस गए, आप तो खुशहाल हो गए, पर आपने अगर अपनी सरजमीन से, अपनी जन्मभूमि से नाता तोड़ दिया ना, तो जो 2-3 पीढ़ी पहले आपसे जुड़ी हुई जातियाँ थी, चाहे वो कुमार थे, सुथार थे, कुछ भी थे, वहाँ पर साध थे, अब आपकी नई पीढ़ी तो उनसे जुड़ी नहीं रही, तो अब गलतफहमियाँ होंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को पहचानो कि हम हैं कौन, वापस चलो गाँव, आओ वापस इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वापस लौटना ज़रूरी है। शहर में भर के कबूतर खाने की तरह रहने से अच्छा है आपकी जो पहचान है, आपकी जो जन्मभूमि है, आपके जो लोग हैं, जिनके पुरखों के साथ में आपके पुरखों ने खून भी बहाया है, पसीना भी बहाया है, पूजा भी करी है, धर्म का पालन भी करा, उनके पास लौट के चलो, समय तो निकालो। मेरे पुराने 2.5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में मैंने कहीं भी आज तक कोई भी मांग सरकार से ऐसी मांग की साहब आप मेरी राजपूत कम्युनिटी के लिए ये कर दो और मेरी राजपूत कम्युनिटी के लिए ये कर दो। मेरे आज तक के जो 2 साल में मेरे प्रयास रहे वो सिर्फ 2 ही दिशाओं में रहे। सबसे पहला मेरा सहभागी समाज, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोकतंत्र के अंदर आज की तारीख में जो सबसे आगे निकल जाना चाहिए था, जो अंबेडकर साहब चाहते थे और जो उन्होंने सोचा था, वो ये था कि जिसको सबसे सक्षम करने की ज़रूरत थी वो था सहभागी समाज, जो है सहभागी समाज। और उसमें भी उन बालिकाओं की स्थिति, उन लड़कियों की, उन महिलाओं की स्थिति हमारे वाले गांव, हमारे वाले क्षेत्र के अंदर, जो सुबह उठती हैं, अपने बच्चे बाहर उनको पाल रही हैं, बाहर कचरा फैला हुआ है, गंदगी है, नालियाँ हैं, शिक्षा है नहीं। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो शाम को ठेके पे से दारू पी लेते हैं, मजदूरी के नाम पर मतलब नौकरी है नहीं, मजदूरी के नाम पर कोई कहीं कारीगर है, कोई मजदूर है, बच्चियों की शिक्षा नहीं है, 12वीं के बाद कहीं पढ़ने का मौका नहीं है। उनमें से कुछ लोग बेचारे जो दुनिया छोड़ के चले गए, उनके बच्चे तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए। तो मेरा पहला फोकस तो अपने सहभागी समाज पे रहा है साहब। मैंने मेरे कम से कम 1-1.5 साल तो उनको ये समझाने में लगाया है कि हमको इकट्ठा होकर आगे बढ़ना है। उनकी मैंने बच्चियाँ गोद ली, मैंने 5 ऐसी बच्ची, कल ही मैंने एक बच्ची का बीएड का 12th में वो BA-BEd कॉम्बिनेशन में उसकी 27,000 रुपये की फ़ीस कल ही जमा अपनी तरफ से कराई। उसके फादर नहीं है, उसकी माँ नरेगा में जाती है। ऐसी मैंने 5 बच्चियाँ गोद ले रखी हैं मेघवाल समाज की। मैं चाहता हूँ कि 5 बच्चियाँ अगर अधिकारी बनती हैं
तो आने वाले समय में समाज को समझ में आता है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति अगर बिना पिता की बच्चियों को अधिकारी बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा जोर रहा है वो मूल ओबीसी पर है, क्योंकि 1979 से 1983 के बीच में जो गणना की गई थी, उस गणना के हिसाब से जो सिस्टम निकाला गया था कि ये वो जातियाँ हैं जिन्होंने सनातन धर्म को जिंदा रखा। ये वो जातियाँ हैं जो व्रत करती थी, जो त्यौहार मनाती थी, जो घर में तुलसी पूजा करती थी, जो श्राद्ध रखती थी, जो व्रत के उद्यापन किया करती थी, वो सारी जातियाँ हैं, वो सब साथ है, जिनके कारण आज तक हमारे देश की सनातन धर्म की आइडेंटिटी आज तक जिंदा रही। उन मूल ओबीसी जातियों को नंबर मान लिया गया कि साहब फलानी पार्टी का टिकट लाओगे तो आपकी गिनती 30,000 से शुरू होगी, ढिकड़ी पार्टी का टिकट लाओगे तो आपकी गिनती 40,000 से शुरू होगी। तो वो ये जो मेन जातियाँ थी जिनको हम मूल ओबीसी जातियाँ बोलते हैं, वो एक संख्या बन के रह गई, क्योंकि वो अलग अलग थी। प्रजापति, खाती, कुमार अपन बात करते हैं, सुनार हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी जातियाँ, लोहार, तेली, अपन साध, भील, तो ये सारे, भील तो खैर एसटी में आ गए, ये इनकी सबकी हम बात करते हैं तो ये बिखरे हुए थे। और ओबीसी का आरक्षण मिलने के बावजूद इनको इनका अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तो जो छोटी मोटी हमने लड़ाई शुरू करी, हमने अपने RTIs इन लोगों के साथ मीटिंग, सरकार से आंकड़े मांगना, सरकार से कहना कि वर्गीकरण लागू करो, 11 राज्यों में वर्गीकरण है। तो लोगों ने बीच में बोला साहब जनसंख्या गणना के बिना भी 11 राज्यों में वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण लागू करो। अगर आपको लगता है कि वर्गीकरण नहीं लागू किया जा सकता तो कारण बताओ। आप एक काम करो, उसको टेम्परेरी फेज में ही लागू करो, 5 साल के लिए लागू करके देखो, 10 साल के लिए लागू करके रखो। सबसे पहले मैं इस वक्त बैंसला साहब को याद करूंगा। कर्नल बैंसला साहब को ये बात समझ में आ गई थी। शुरू में गुर्जर तो ओबीसी में थे जब मंडल कमीशन आया, पर उनको ये समझ में आ गया कि अब जो गुर्जर कम्युनिटी है, जो एक बहुत साधारण सिंपल कम्युनिटी है, जो गाँवों में रहती है, जो खेती करती है, जो पशुपालन करती है, उस कम्युनिटी के अंदर जो बड़ी भूस्वामी कम्युनिटीज़ है, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, संसाधन ज़्यादा हैं, उनसे हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने लिए ST की मांग करी कि हमें ST के बराबर वो दो, हम शेड्यूल ट्राइब्स के बराबर। सरकार ने नहीं माना, तो उन्होंने कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हमें OBC से निकाल के MBC कर दो, MOBC कर दो, तो आप MBC कर दो। तो वो एक तरीके से जो उन्होंने 5% वहाँ से अलग निकाला, वो पहला वर्गीकरण था। वो इसका मतलब राजस्थान के अंदर वो स्टेप ली जा चुकी थी। तो अभी जो बाकी बचे हुए वो भी तो यही करें कि आप सब 5%, 6%, 7%, जो भी आपका फॉर्मूला बनता है, आप वर्गीकरण कर दो। अब इसके लिए जातियाँ इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, तो हमने उनका सहयोग किया। तो आप ये देखिए, मेरे दोनों मुद्दे जो रहे हैं वो सहभागी समाज का और मूल OBC का रहा है। मैंने मेरा जातिगत तो कोई बात ही नहीं करी अभी तक। मैंने जातिगत बात क्या करी, कहीं करी अगर करी कि हमारी परंपराएं हैं कि हमें गरीब की सेवा करनी है, करो। हमारी परंपराएं हैं कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, करो। मैंने तो अपने जाति के नाम पे तो ये 2-3 चीज़ें ही बोली।